नमस्कार, मैं सुनीला शर्मा। भारत टीवी के कार्यक्रम आज की शिक्षा कल के भविष्य में एक बार फिर से आपके सम्मुख अपने कुछ विचारों के साथ उपस्थित हुई हूं। कहते हैं ना कि जो एक देश होता है ना, उसके अपने रीति रिवाज, उसकी संस्कृति, राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, इन सबके ना कुछ मायने होते हैं। उसका जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, उसके अपने कुछ मायने होते हैं। और ये सब चीजें क्या होता है कि उसे वैश्विक जो स्तर है उस फलक पर, वो उसको अपनी एक पहचान देते हैं। आज मैं अनायास ही आप सबको लगेगा कि देश और दुनिया की बातें कर रही हूं, तो वो एक सहज है, क्योंकि हम सभी जानते हैं 15 अगस्त आने वाला है और स्कूलों में और आसपास के क्षेत्र में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। और धीरे धीरे जो वातावरण में है, देशभक्ति की जो लहर है वो दौड़ रही है, और वो खाली आसपास क्षेत्र में नहीं, वो हमारे हृदय में भी दौड़ रही है। तो मन हुआ आज कुछ अपने भारतीय ध्वज के बारे में आप सबसे कुछ अपने विचार साझा करूं। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो मात्र एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता। उससे क्या होता है कि बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की जो भावनाएं होती हैं इस राष्ट्रीय ध्वज के साथ जुड़ी हुई होती हैं। चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान, हर जगह जो ये राष्ट्रीय ध्वज अपनी एक विशेष महत्ता लिए रहता है। कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेल का आयोजन हो रहा है और विभिन्न देशों की जो टीमें आई हुई हैं, तो वहां पर जब वो टीमें अपने अपने देश का ध्वज लेकर जब निकलती हैं, तो उन ध्वज को देखकर ही हम अनायास ही पहचान जाते हैं कि ये अमुक देश की टीम है और अमुक देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ऐसे ही जंग का एक मैदान जो होता है, वहां पर भी जो हमारा जो सैनिक है उसकी दो ही इच्छाएं होती हैं कि जंग के मैदान में या तो सामने वाले के दांत खट्टे कर देना, या फिर अगर शहादत देनी पड़े तो जब वो घर पे अपने लौटे तो इसी तिरंगे में लौट कर आए। तो ऐसे ही राजनीतिक स्तर पर होगा कि विभिन्न कार्यालयों में जो हमारा जो भारतीय ध्वज जो फहराया हुआ होता है वो अपनी एक विशेष महत्ता लिए हुई होता है। तो इसी झंडे के बारे में, इसी भारतीय ध्वज के बारे में आज अपने विचार, कुछ जानकारी जो मेरे अल्प ज्ञान से जो मुझे पता है या मैंने हासिल की है, उसे आप सबके साथ साझा करना चाहती हूं। भारतीय ध्वज, तिरंगा नाम लेकर ही पूरे शरीर में एक रोमांच सा दौड़ उठता है। अगर इस तिरंगे के बारे में मैं बात कहूं, तो जब हम कुछ भी समूह में, मान लो समूह में हम लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, तो नेचुरल तौर पर हम चाहे जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर अपने आप को विभिन्न वर्गों में बांट लेते हैं। लेकिन आपने कभी महसूस किया है कि जब हम इस तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं तो ये सब वर्ग एक तरफ हो जाते हैं और हम सब मिलकर एक भारतीय हो जाते हैं। तो ऐसा ही इसका एक अपना अलग से एक विशेष महत्व हो जाता है। भारतीय ध्वज, जो भारतीय झंडा, इसका जो डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने इसका डिजाइन तैयार किया था। और अगर मैं इसे कहूं कि जब 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई थी और उसका काम था कि भारत के लिए एक क्या झंडा होगा, भारतीय ध्वज क्या होगा, उसका चुनाव करना था। तो उसी कमेटी में जो आज वर्तमान में हमारा जो भारतीय ध्वज है, जो 1931 से जो चला आ रहा था, उसको एक मान्यता मिली। बस फर्क क्या हुआ कि जो 1947 से पहले हमारे जो ध्वज में चरखा था, उसकी जगह चक्र ने स्थान ले लिया। अगर मैं अपने भारतीय ध्वज के आकार और प्रकार की आपके सामने अगर बात करूं, तो जो भारतीय ध्वज है
वो क्षैतिज आकार में होता है, हॉरिजॉन्टल शेप में होता है, और 3 पट्टियां होती हैं, तीनों इक्वल होती हैं, और लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात होता है। अब 3 और 2 के अनुपात को हम थोड़ा इस तरीके से समझेंगे कि अगर लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी। अब जो ध्वज का या झंडे का आकार है, बड़ा हो या छोटा हो, वो इसी अनुपात में हमारा ध्वज बनकर तैयार होता है। इस ध्वज में 3 कलर की, 3 रंग की पट्टियां होती है। सबसे ऊपर केसरिया, जो साहस, शौर्य, शक्ति का प्रतीक है। दूसरे नंबर पर जो पट्टी होती है वो सफेद होती है, शांति की प्रतीक है। तीसरे पे जो हरा रंग होता है वो समृद्धि का, खुशहाली का, उर्वरा भूमि को रिप्रेजेंट करता है। और इसी सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र होता है, जो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया, अशोक चक्र से। तो ये जो चक्र होता है नीला रंग, जो कि समुद्र, महासागर और सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शाता है। चक्र अपने आप में गतिशीलता का प्रतीक है। अगर गति रुकी तो विकास रुक जाता है। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात, जो चक्र होता है उसमें 24 तिल्लियां होती हैं, और वो 24 तिल्लियां धर्म के 24 गुणों को दर्शाती है। तो इस तरीके से संपूर्ण आप देखें कि इस भारतीय ध्वज मात्र एक ध्वज नहीं है, ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इस भारतीय ध्वज की बात करते हैं तो मन में थोड़ा सा आता है कि कुछ और जो रोचक जानकारी है इसके ध्वजारोहण को लेके, उसको भी साझा करूं। जब 15 अगस्त पर ध्वज को फहराया जाता है तो कुछ नियम होते हैं मूलभूत, जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। जो ध्वज को फहराया जाता है वो सूर्योदय के बाद फहराया जाता है, और इसे सूर्यास्त से पहले उतार लिया जाता है। जब हम फहराते हैं तो बहुत जोश, फुर्ती, उत्साह के साथ फहराना चाहिए इसे, और जब उतारते हैं बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ इसे उतारा जाता है। आपने परेड में और मार्च जो होती है उसमें आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा, जो भारतीय ध्वज है वो हमेशा परेड के दाईं ओर होता है। आप कभी देखिए, आपको हमेशा वो दाईं ओर होगा, ये एक नियम है। वो हमेशा परेड में दाईं ओर होता है। ध्वज जो फहराया जाता है वो हमेशा ऊंचाई पर होता है, ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये झुका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि झुका हुआ जो होता है राष्ट्रीय शोक का, उसका प्रतीक होता है। कटा फटा नहीं होना चाहिए, और इस पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्वजारोहण के समय ध्यान में रखनी चाहिए। साथ में अगर हम देखें तो 2002 से पहले जो भारतीय ध्वज था उसको सार्वजनिक तौर पर फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आज 2002 के बाद अब हम इसे घरों पर, मकानों, दफ्तरों, वहां पर हम इसे ससम्मान फहरा सकते हैं। ये जानकारी जो मैंने अभी तक आपको अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में दी, तो मैं समझ सकती हूं कि जो हमारे बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे होंगे कि आज मैंने उनको लेकर कुछ भी अपनी बात नहीं रखी। तो मैं माता पिता, अभिभावकों से एक निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरीके से स्कूलों में समारोह आयोजित किए जाते हैं स्वतंत्रता पर या अपना जो संविधान दिवस है उस पर, एक देशभक्ति की भावना उनके अंदर लाने की कोशिश की जाती है, तो अभिभावकों का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि वो घर पर बच्चों को इसकी वैल्यू, इसके महत्व के बारे में बताएं। मैं देखती हूं कि बच्चे अक्सर स्कूलों में छोटे छोटे फ्लैग लेकर आते हैं, या फिर स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त आता है तो उसकी जो काइट है पतंग बनाकर उसे उड़ाते हैं। वो एक देशभक्ति की भावना ठीक है, आपकी जागृत होती है, लेकिन क्या आप ये सोचिए, क्या वाकई ये ऐसा करना क्या उचित है? क्योंकि बच्चे ही होते हैं, उन्हें नहीं पता, वो उसे एक कागज का महज टुकड़ा समझकर वो अपने खेल खेल रहे होते हैं। लेकिन ये जो ध्वज होता है, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे वो काइट के शेप में है, वो हमारे देश का, हमारे राष्ट्र के लिए गौरव का प्रतीक है, हमारी आन बान शान का प्रतीक है। और क्या होता है, बच्चे उसे
लेके घूम रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, और अगले दिन जैसे ही 16 अगस्त आती है, मैं उस चीज को देखती हूं, और शायद आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि वो गलियों में कूड़े के ढेर पर पड़े हुए मिलते हैं, जो बहुत ही गलत है। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो ये फ्लैग है, जिसे आप लेकर, जिसे आप खेल रहे हैं, जिससे आप गौरवान्वित हो रहे हैं, उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या वैल्यू है, किस तरीके से हमें आजादी मिली, कितनी हमने कुर्बानियां दी, तब जाकर हम आजाद हुए। ये जो फ्लैग है, ये जो झंडा है, ये हमारी आजादी का प्रतीक है। ये झंडा है, ये ध्वज है, तभी हमें महसूस होता है कि हम आजाद हैं। इसका इस तरीके से अपमान करना बिल्कुल गलत है। तो उम्मीद करती हूं कि अभिभावक इस जो मुहिम में, जो मैंने एक छोटा सा प्रश्न जो इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाने की एक कोशिश की है, आप उस बात के भाव को समझें, बच्चों को ये समझाएं कि ये जो ध्वज है मात्र ध्वज नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी एक शान है। तो उम्मीद करती हूं कि आज के ये विचार हैं आप सबको पसंद आए होंगे। तो इसी के साथ बस कुछ 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।